वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन देखा था। उसमें 3 स्टेज थे आपके, इग्निशन लैग, मेन स्टेज को फ्लेम प्रोपोगेशन स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेज था आफ्टर बर्निंग। तो फर्स्ट स्टेज जो था इग्निशन लैग, वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक। क्योंकि जितना ज़्यादा लैग होगा उतनी ज़्यादा आपके इंजन की परफॉर्मेंस पे असर आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इग्निशन लैग को इफेक्ट करते हैं, ये सब हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और थोड़ा बहुत एबनॉर्मल कंबर्जन भी देखेंगे कि एबनॉर्मल कंबर्जन क्या होता है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इग्निशन लैग, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल का क्या नेचर है, इसका मतलब ये हुआ कि नेचर मीन्स उसकी एसआईटी की बात करते हैं। एसआईटी का मतलब सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा फ्यूल मतलब ऐसा टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए। नाम से ही पता है, सेल्फ इग्निशन मतलब सेल्फ मतलब खुद से, इग्निशन मतलब जलना, और टेम्परेचर मतलब तापमान। वो तापमान जिस पे फ्यूल खुद से जल जाए। मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी कंटेनर में फ्यूल रख दिया, या ऐसे कहिए कि हाँ, एक कंटेनर लीजिए, उसमें कोई फ्यूल रख दिया। अब इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो चेंज होता जा रहा है। मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ साथ फ्यूल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि इस सराउंडिंग और फ्यूल में थोड़ा बहुत हीट इंटरेक्शन होगा। और ये सराउंडिंग टेम्परेचर अगर कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा तो फ्यूल टेम्परेचर भी बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप इस फ्यूल में कहीं बाहर से इग्नाइट नहीं करेंगे, लेकिन इसका टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि ये सेल्फ खुद ही आग पकड़ लेगा, ठीक। इसको बोलते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब ऐसी व्यवस्था रहेगी फ्यूल की जिसमें आप अलग से फ्यूल को इग्नाइट नहीं करेंगे। फ्यूल जो है में कोई इग्निशन सोर्स नहीं रहेगा। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर प्रेशर है उसकी वजह से फ्यूल जो है वो सेल्फ इग्नाइट करेगा, ठीक है। धीरे धीरे उसके टेम्परेचर में चेंज आता जाएगा और टेम्परेचर बढ़ता 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 फ्यूल अपने आप बर्न कर जाएगा, ठीक है। उसको बोलेंगे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर अब नेचर ऑफ फ्यूल का मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर आपका फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एसआईटी अगर ज़्यादा है तो इग्निशन लैग भी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप सिलेंडर में फ्यूल को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने कंप्रेस किया और कंप्रेशन के बाद इसका टेम्परेचर सपोज करिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जो चार्ज है इनसाइड द सिलेंडर उसका टेम्परेचर सपोज करिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। और आप इसमें कोई इग्निशन सोर्स अभी दे नहीं रहे हैं, इग्नाइट नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इग्निशन सोर्स कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। और अगर फ्यूल का एसआईटी जो है, मान लीजिए कि वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब आप इसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही ये टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा ये बर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 45 ना होकर 75 हुआ तो ये 50 पे जाके रुक जाएगा और ये फ्यूल बर्न नहीं होगा, ठीक है।
मतलब जितना ज़्यादा ये होगा SIT उतना ज़्यादा इग्निशन लैग होगा। अब इस फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको यहाँ इग्निशन सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि अगर हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है तो इग्निशन लैग भी आपका ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है फ्यूल देर में बर्न होगा, ठीक है। उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए बर्न होने के लिए, ठीक है। और ज़्यादा टेम्परेचर के लिए आपको फिर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग है। सेकेंड वन इज एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि अगर आपका जो मिक्सचर है फ्यूल एयर रेशियो वो थोड़ा सा रिच है, थोड़ा स्लाइटली रिचर का मतलब लगभग 10% रिच है, ठीक है। अगर लगभग 10% रिच है, ठीक है, देन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक से अगर 10% रिचर मिक्सचर है तो उसका इग्निशन लैग कम होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इफ द मिक्सचर is 10% richer than the stoichiometric fuel air ratio, then it will result in a shortest ignition lag, ठीक। otherwise if the mixture are too lean or the mixture is too rich, both will result in the longer ignition lag, ठीक है। अगर बहुत रिच है या बहुत लीन है, दोनों कंडीशन में इग्निशन लैग ज़्यादा होगा, ठीक है। वही डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। ये इग्निशन लैग है, यहाँ देखिए ये ऐसे ग्राफ आया है और यहाँ मिनिमम है, इसके बाद फिर से ये ग्राफ ऊपर उठ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिनिमम है, उसके बाद फिर से ये ग्राफ ऊपर उठ गया, ठीक है। ये स्टोक्योमेट्रिक की लाइन है और ये है आपका लगभग 10% रिचर मिक्सचर। तो अगर मिक्सचर आपका 10% रिच है, इन दैट केस द इग्निशन लैग विल बी शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको अपने कंबशन चैम्बर में मिनिमम इग्निशन लैग रखना है तो मिक्सचर को आपको 10% रिच रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज कंप्रेशन रेशियो इग्निशन, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली कंप्रेशन रेशियो, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सब कुछ जो है आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपके मिक्सचर का इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपके मिक्सचर का इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है तो आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा, टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर आपके मिक्सचर का इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है तो आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वो फ्यूल की SIT के बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल पास पहुंच जाए या क्रॉस भी कर जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इग्निशन लैग कम होगा, ठीक है। अगर इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है तो आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर और ज़्यादा टेम्परेचर है आफ्टर कंप्रेशन तो हो सकता है कि ये कंप्रेशन का टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन SIT और नियर अबाउट SIT, ठीक है, ऑफ द फ्यूल। तो अगर ज़्यादा हुआ टेम्परेचर तो इग्निशन लैग कम हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज ये हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आप चार्ज को इनपुट देते हैं वॉल्व से और इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं स्पार्क प्लग से, जब आपका न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, तो जो इग्निशन लैग होता है, जो इग्निशन लैग होता है वो होता है ड्यू टू केमिकल डिले,
ये आपको बताया जा चुका है, ड्यू टू केमिकल डिले। और ये केमिकल डिले आप टेम्परेचर बढ़ा के कम कर सकते हैं, बिकॉज दिस टेम्परेचर एक्ट एज द कैटलिस्ट, ठीक है, टू प्रमोट द ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन द फ्यूल। क्लियर? जो टेम्परेचर है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा ताकि फ्यूल का ऑक्सीडेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, उतना कम केमिकल डिले होगा, मतलब उतना कम इग्निशन लैग होगा। ठीक है, ठीक। तो कंप्रेशन रेशियो इनिशियल टेम्परेचर का आप समझ में आया आपको कि अगर इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है तो आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर और ज़्यादा होगा। अगर कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है तो आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है तो फ्यूल का इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए एक R इज इक्वल टू 6 है और एक R इज इक्वल टू 8 है। ये दो कंप्रेशन रेशियो के इंजन हमने ले लिए। फ्यूल का इनिशियल टेम्परेचर दोनों केस में Ti है। ठीक है, तो इस केस में Tf और इस केस में Tf दोनों का फाइनल टेम्परेचर है आफ्टर कंप्रेशन। Tf इज द फ्यूल टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, तो व्हेन द कंप्रेशन रेशियो इज 8 then Tf8 is greater than Tf6, it is but obvious. Clear? So if the compression ratio are higher, okay, then also ignition lag is less. If the initial temperature of the fuel is higher, then also the ignition lag is less. Okay, and the fourth point is spark timing. Fourth, spark timing, at which crank angle or at which theta the spark will start. ठीक है, ये होता है स्पार्क टाइमिंग। किस थीटा पे स्पार्क शुरू होता है इसी को हम बोलते हैं स्पार्क टाइमिंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ है, एक रिटार्ड और एक एडवांस। इसको समझ लीजिए ध्यान से, व्हाट इज रिटार्ड एंड व्हाट इज एडवांस। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज रिटार्ड एंड व्हाट इज एडवांस। ये आपका एक्चुअल था, ये मोटरिंग था। ठीक है, ये पॉइंट ए जो था यही आपका था स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपका स्पार्क इनिशिएट होता था। ठीक है, ये पॉइंट ए जो था यहां से आपका स्पार्क इनिशिएशन पॉइंट था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट इज स्पार्क एडवांस एंड व्हाट इज स्पार्क रिटार्ड। ठीक है, अगर ये पॉइंट ए, ठीक है, दिस पॉइंट ए अगर ये इधर शिफ्ट होता है टुवर्ड टीडीसी, ठीक है, टुवर्ड्स टीडीसी, इसको बोलेंगे रिटार्ड। मतलब जिस समय पे स्पार्किंग होनी चाहिए थी उससे देर में हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर ये पॉइंट ए इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एडवांस। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए जैसे आप लोग रूम रेंट लेके रहते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि आपको अपने रूम का रेंट 10 तारीख को देना है। ठीक है, मान लो हर महीने की 10 तारीख को आपको आपका रूम रेंट देना है। ठीक है, अगर आपने अपने रूम रेंट को 10 तारीख की बजाय 12 को दिया, ठीक है, और आप कुछ लोग होते हैं जो इस रूम रेंट को 10 के बजाय 8 तारीख को ही दे देते हैं। तो जो लोग 8 को देते हैं वो लोग कहते हैं हमने एडवांस जमा कर दिया है। ठीक है, मतलब बिफोर टाइम इज नोन एज एडवांस एंड आफ्टर टाइम इज नोन एज रिटार्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज रिटार्ड एंड व्हाट इज एडवांस। चलिए अब देखते हैं स्पार्क टाइमिंग यहाँ पे। तो रिटार्ड का मतलब आपको समझ में आ गया कि आफ्टर टाइम। अगर आपने स्पार्क टाइम को रिटार्ड किया, ठीक है, तो उसका रिजल्ट होता है डिक्रीजेस इग्निशन लैग। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कर्व है, ये जो कर्व है ये कंप्रेशन कर्व है। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपका पॉइंट ए है और अगर आपने इसको इधर शिफ्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये
और ज़्यादा जो कंप्रेशन हो रहा है वो और ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद स्पार्किंग आ रहा है। ठीक है, फिर से समझिए इसको। मान लीजिए ये पॉइंट A1 है और ये पॉइंट A2 है। अब आपका चार्ज जो है अंडर कंप्रेशन है। ठीक है, चार्ज अंडर कंप्रेशन है। अगर पॉइंट A1 पे आपने स्पार्क इनिशिएट किया तो इस पॉइंट पे इसका कुछ टेम्परेचर T1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्पार्क A2 पॉइंट पे इनिशिएट किया तो इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर क्या होगा, चार्ज का टेम्परेचर। यहाँ ये जो T1 T2 लिखा है ये चार्ज का टेम्परेचर है। अगर आपने A2 पॉइंट पे स्पार्क इनिशिएट किया तो उस टाइम पे जो सिलेंडर के अंदर चार्ज है उसका टेम्परेचर सपोज करिए T2 है। एक टेम्परेचर चार्ज का T1 है व्हेन द स्पार्क इनिशिएट एट द पॉइंट A1। दूसरा जो है T2 है व्हेन द स्पार्क इनिशिएट एट द पॉइंट A2। तो ये जो गैप है, कंप्रेशन आपका फ्यूल चार्ज का टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा, और अगर आपका टेम्परेचर कम बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, इग्निशन लैग कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये उसी से रिलेशन है इसका। ठीक है, मोर कंप्रेशन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द चार्ज इन कंबशन चैम्बर। ठीक है, कंबशन चैम्बर में जो चार्ज है वो सीधी सी बात है वो ज्यादा कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा कंप्रेस होगा क्योंकि टाइम स्पार्क को इनिशिएट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो जो बीच का गैप है जो जहाँ पहले होना चाहिए तो उससे बाद हो रहा है, तो वो जो बीच का गैप उस टाइम में भी जो है स्पार्क उस टाइम में भी जो है चार्ज जो है वो कंप्रेस होता जाएगा, और कंप्रेस होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और कम टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो एसआईटी के पास चला जाता पहुंचता जाएगा। ठीक है, मतलब फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर के पास पहुंचता जाएगा, और फिर उसके बाद आप स्पार्क देंगे तो जल्दी बर्न हो जाएगा। तो इसलिए जो है स्पार्क टाइमिंग अगर आप रिटार्ड करते हैं तो इग्निशन लैग डिक्रीज करेगा, और अगर आप इसको पहले आप इसका अपोजिट अगर करेंगे, अपोजिट अगर कर देते हैं इसको, ठीक है, अपोजिट कर देंगे तो ये एडवांस एडवांस का मतलब क्या हुआ, इग्निशन लैग बढ़ जाएगा। ठीक है, इग्निशन लैग बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर A1 को हम इधर खींच के A0 पे कर दें, A0 पे जो चार्ज का टेम्परेचर T0 होगा, इट इज लेस देन T1 और T1 इज लेस देन T2। तो इफ द temperature gap between the self ignition temperature of the fuel and at the point at which spark initiate is more, then the ignition lag will be more। ठीक है, अगर दोनों के बीच SIT और स्पार्क इनिशिएशन के टाइम पे जो टेम्परेचर है चार्ज का, दोनों के बीच का गैप अगर बहुत ज्यादा है या बहुत क्या अगर ज्यादा है तो इग्निशन लैग भी ज्यादा होगा, क्योंकि फ्यूल को स्पार्क की वजह से टेम्परेचर दे के हमको एसआईटी तक या इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाना है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, दूसरी तरह से समझना हो तो टेम्परेचर इज द कैटलिस्ट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम हो गया का रेट कम होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रेट कम होगा, अगर रेट कम हुआ तो धीरे धीरे रेट होगा, तो उस तरीके से भी आप समझना चाहें तो इग्निशन लैग ज्यादा होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है टर्बुलेंस एंड इंजन स्पीड। ठीक है, इंजन स्पीड और टर्बुलेंस इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कोई खास। ठीक है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि स्पीड और टर्बुलेंस दोनों एक ही चीज है, जितनी ज्यादा इंजन स्पीड होगी उतना ज्यादा टर्बुलेंस होगा, टर्बुलेंस इनसाइड द कंबशन चैम्बर। ठीक है, तो इसका इग्निशन लैग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा नहीं गया है, लेकिन कंबशन की सस्टेनेबिलिटी पे बहुत इफेक्ट है इसका। मतलब कंबशन में आपका जो है फ्लेम प्रोपोगेट करेगी नहीं करेगी, कंबशन सस्टेन करेगा नहीं करेगा, इस पे इंजन स्पीड और टर्बुलेंस काफी डिपेंड करता है। ठीक है, या टर्बुलेंस पे ये डिपेंड करता है।
अगर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, ठीक है, तो जो भी इनिशियल में फ्लेम बनेगा वो बुझ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ही आपने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के बाद पहली फ्लेम फ्रंट बनी, तो अगर एक्सेसिव टर्बुलेंस है तो फ्लेम आगे बढ़ने के बजाय वो क्वेंच कर जाएगी, क्वेंच करना ही मतलब बुझ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर turbulence inside the combustion chamber is excessive, then it will result in the quenching of the flame rather than increasing the combustion, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि एक्सेसिव से दिक्कत होती है। तो अब चूंकि इंजन में टर्बुलेंस होता ही है, ठीक है, टर्बुलेंस की जरूरत है हमको, क्योंकि टर्बुलेंस जो है वो हमारा कंबशन को स्पीड अप करता है, ठीक है। लेकिन एक्सेसिव टर्बुलेंस जो है हमारे शुरुआत में कंबशन को क्वेंच कर देता है। तो इसको दोनों चीजें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। तो इसको देखने के लिए जो है स्पार्क प्लग को एक रिसेस में सेट किया जाता है। रिसेस का मतलब ऐसे जैसे आपने ये सिलेंडर है, ठीक है, ये पिस्टन है आपका, तो अगर मान लीजिए यहाँ स्पार्क प्लग लगेगा, सपोज करिए यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो स्पार्क प्लग ऐसे लगता है, ध्यान से देखिएगा, तो पूरा पोर्शन स्पार्क प्लग का ऊपर होता है, बस एक इलेक्ट्रोड हल्का सा अंदर और उसके ऊपर दूसरा इलेक्ट्रोड ऐसे होता है, बाकी सारा पोर्शन स्पार्क प्लग का ऊपर होता है। ये एक इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन पे स्पार्क जनरेट होता है, ये पोर्शन, ठीक है। तो रिसेस में सेट करने का क्या मतलब हुआ, जो सिलेंडर, मान लीजिए ये सिलेंडर है, तो ये ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं सिलेंडर हेड, ठीक है, और ये या कहीं कहीं सिलेंडर ब्लॉक भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लॉक है इसको आप अलग करेंगे, इसको आप मान लीजिए अलग करके तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सिलेंडर हेड। तो अगर ये फ्लैट होगा तो ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेंचिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको क्या करते हैं, ये फ्लैट हेड को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के ऐसे रख देते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक रिसेस या गैप सा क्रिएट करते हैं, और ये पहला इलेक्ट्रोड हो जाता है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो जाता है। अभी थोड़ा बड़ा बनाते हैं, देखिए ऐसे मोड़ देते हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड और ये सेकंड इलेक्ट्रोड। अब जो टर्बुलेंस होगा, ठीक है, तो टर्बुलेंस कंबशन चेंबर में यहाँ रहेगा, उस टर्बुलेंस का इफेक्ट यहाँ पे बहुत कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लेम फ्रंट आपकी बनती है वो क्वेंच नहीं होती है, वो इस टर्बुलेंस का इफेक्ट इस फ्लेम फ्रंट पे अगर फ्लैट कंडीशन में है और इस कंडीशन में है तो दोनों में यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा, यहाँ पे क्वेंचिंग की पॉसिबिलिटी रहेगी, यहाँ पे क्वेंचिंग की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। इस केस में आपका टर्बुलेंस का आपको फायदा भी मिलेगा, इट विल इंक्रीज द कंबशन, ठीक है, और ये रिसेस बनाने की वजह से क्वेंचिंग का भी प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोड गैप ऑफ स्पार्क प्लग। अब ये देखिए ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ देखिए ये इक्विवेलेंस रेशियो है 5, ये इलेक्ट्रोड गैप है, और ये R10 986 जो लिखा हुआ है ये आपका कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। तो जब आप कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाते जाएंगे यहाँ से यहाँ इस तरफ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका ये जो गैप है, मान लीजिए, ठीक है, ये गैप मान लीजिए R=10 के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो और इस गैप के लिए, तो आपका ये इक्विवेलेंस रेशियो का रेंज आता है, या एक ही के लिए ड्रॉ करते हैं, चलिए देखिए
अगर 0.75 के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा आपका इक्विवेलेंस का रेंज। r इज इक्वल टू 10 के लिए ये रेंज है और r इज इक्वल टू 5 के लिए ये रेंज है। ठीक है, तो पहली बात ये कि अगर आपने कंप्रेशन रेशियो कम कर दिया, ठीक है, तो फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोड गैप इक्विवेलेंस रेशियो का रेंज कम हो जाता है, पहली बात। ठीक है, और अब दूसरे तरीके से समझिए, अगर द रेंज ऑफ द इक्विवेलेंस रेशियो फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोड, ये तो आपको समझा दिया मैंने। अ हायर इलेक्ट्रोड गैप इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंजन विद लोअर कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, अगर आपका कंप्रेशन रेशियो कम है, ठीक है, ये एक तो ये गैप कम हो जाता है इक्विवेलेंस रेशियो का। ठीक है, और अगर अब चूंकि इक्विवेलेंस रेशियो का गैप कम है और आपको इक्विवेलेंस रेशियो नियर अबाउट 1 के आसपास रखना होता है, तो अगर आपका इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम है तो उसमें आपका इलेक्ट्रोड गैप ज़्यादा होगा। अगर आपके इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है तो उसमें आपका इलेक्ट्रोड गैप कम भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी है। और इलेक्ट्रोड गैप जो होता है वो, मान लीजिए ऐसे स्पार्क प्लग होता है तो एक ऐसे होता है, कैसे यहाँ पे आपका स्पार्क जनरेट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम होता है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। बहुत कम होगा, ठीक है, तो भी दिक्कत, बहुत ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत। बहुत कम होगा तो क्वेंचिंग की प्रॉब्लम आती है, स्पार्क होगा लेकिन क्वेंच कर जाएगा। बहुत ज़्यादा होगा तो स्पार्क की इंटेंसिटी इतनी कम रहती है कि वो फ्लेम फ्रंट बना ही नहीं पाता है। ठीक है, मतलब ये कहिए कि अगर इंटेंसिटी कम है तो आसपास का फ्यूल या आसपास का चार्ज जो है वो इग्नाइट ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कि अगर आपका कंप्रेशन रेशियो कम है तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोड गैप ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए, हायर इलेक्ट्रोड गैप इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंजन विद लोअर कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, ये कोई वैल्यू लिखी हुई है, ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस एक फॉर एन एग्जांपल है। ठीक है, और अगर आपका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है और आप इक्विवेलेंस रेशियो, चूंकि इसमें देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंस रेशियो का यही रेंज ही है, लेकिन अगर आप r इज इक्वल टू 10 के लिए बात करेंगे तो ये रेंज है, दिस रेंज। ठीक है, इस कंडीशन में सपोज करिए को आपको यहाँ 1 के आसपास रखना है तो आपको 0.25 के आसपास रखना पड़ता है। ठीक, तो ये है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड गैप। तो ये आपका एक दो पॉइंट और होगा, वो आप बुक में से देख लेंगे। ठीक है, जो मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। अब चलिए देखते हैं एबनॉर्मल कंबस्शन या नॉकिंग और डेटोनेशन। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है। एबनॉर्मल कंबस्शन हमने आपको बताया था। ठीक है, एबनॉर्मल कंबस्शन का मतलब फ्यूल खुद ब खुद जल जाए। ठीक है, फ्यूल खुद ब खुद जल जाए विदाउट एनी इग्निशन सोर्स, कोई भी इग्निशन सोर्स ना हो। ठीक है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कंबस्शन। अब देखिए नॉर्मल कंबस्शन, यहाँ डायग्राम देखिए, मान लीजिए कि यहाँ स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यहाँ पे स्पार्क प्लग के उससे न्यूक्लियस जनरेट होगा, न्यूक्लियस से फ्लेम फ्रंट बढ़ेगा और वो फ्लेम फ्रंट पूरे कंबस्शन चैम्बर में फैल जाएगा, फ्रॉम न्यूक्लियस टू द पिस्टन हेड। ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस या फ्रॉम स्पार्क प्लग टू द पिस्टन हेड। जब फ्लेम फ्रंट जो है स्पार्क प्लग से पिस्टन हेड तक आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल कंबस्शन। ठीक है, फ्लेम प्रोपोगेट्स स्मूथली, उस कंडीशन में आपके पास ये डायग्राम आता है, ये आपने देखा है डायग्राम को। अगेन सेकंड डायग्राम में देखिए, कंबस्शन विद डेटोनेशन या नॉकिंग। स्पार्क प्लग यहाँ पे है,
यहाँ पे न्यूक्लियस जनरेट हुआ, फ्लेम फ्रंट बना और ये फ्लेम फ्रंट आगे बढ़ा। ठीक है, अब सुनिए, जब ये फ्लेम फ्रंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग है, अब यहाँ पे आपका फ्लेम फ्रंट बना और ये फ्लेम फ्रंट आगे बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, ये फ्लेम फ्रंट की वजह से इस चार्ज का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा T। ठीक है, क्योंकि जो फ्लेम फ्रंट है, मतलब आग जो है, हिंदी भाषा में समझिए तो आग जो है वो आग के आगे वाला पोर्शन उसके आगे वाले पोर्शन को हीट ट्रांसफर करेगा, तो जो आखिरी में चार्ज है वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ड्यू टू फ्लेम प्रोपोगेशन। ठीक है, फ्लेम इधर बढ़ती जा रही है तो इसके सामने का जो भी चार्ज होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर तभी तो फ्लेम फ्रंट आगे बढ़ती है। आगे वाले चार्ज का टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वहां पे आग लग जाती है, फिर उसके आगे वाले का बढ़ता है, फिर वहां पे आग लग जाती है। ठीक है, ऐसे फ्लेम फ्रंट वन बाई वन ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई कि टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, अब फ्लेम फ्रंट, दूसरी चीज ये है कि फ्लेम फ्रंट आगे बढ़ रहा है तो ये जो चार्ज है इधर वाले पोर्शन में, ठीक है, यहाँ जो चार्ज है यहाँ पे, ये फ्लेम फ्रंट इस चार्ज को कंप्रेस भी कर रहा है साथ साथ। ठीक है, फ्लेम फ्रंट एक तो चार्ज आखिरी में जो चार्ज है सिलेंडर के, मान लीजिए ये सिलेंडर का लास्ट पोर्शन है इधर वाला, ये तो इस पोर्शन को फ्लेम फ्रंट एक तो हीट भी दे रहा है, दूसरा इसका प्रेशर भी बढ़ा रहा है। तो अगर कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेस करने से जो है क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से फिर से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो दो इफेक्ट से टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक तो हीट ट्रांसफर बाय द फ्लेम फ्रंट, दूसरा टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, सेकेंड टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, बाय द कंप्रेशन। ठीक है, बाय द कंप्रेशन ऑफ द इंड गैस थ्रू फ्लेम फ्रंट। ठीक है, फ्लेम फ्रंट आगे वाले अपने चार्ज को दबा रहा है और वो चार्ज कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने की वजह से उस चार्ज का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो दो टेम्परेचर के फैक्टर आए, T1 ड्यू टू हीट ट्रांसफर, T2 ड्यू टू कंप्रेशन। ठीक है, ये लिखा हुआ ड्यू टू कंप्रेशन बाय बर्न गैस एक्सपेंशन एंड बाय रेडिएशन फ्रॉम द एडवांसिंग फ्लेम फ्रंट। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझा दी गई। अब देखिए, अब ये दोनों टेम्परेचर जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे आपस में, T1 और T2 ये कंबाइन हो जाएंगे और इनका एक टेम्परेचर हो जाएगा T मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो आखिरी में गैस बचती है, ध्यान रखिएगा इंड गैस की बात कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेम्बर इंड गैस। सिलेंडर के लास्ट पोर्शन में जो गैस बची है या चार्ज बचा है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक क्रिटिकल वैल्यू से कम होगी, ये क्रिटिकल वैल्यू जो है यही है आपका SIT। ठीक है, अगर सिलेंडर के अंदर जो इंड गैस है उसका टेम्परेचर अगर उसकी SIT से कम है, चार्ज की SIT से कम है, तो क्या होगा, फ्लेम फ्रंट आगे बढ़ेगा तब उस चार्ज को बर्न करेगा। लेकिन अगर सिलेंडर के इंड गैस का टेम्परेचर उसकी SIT से ज्यादा हो गया या इसके बराबर हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द इंड गैस is greater than or equal to the SIT of the end charge, then क्या होगा, अगर SIT पे चार्ज पहुंच गया तो वो सेल्फ बर्न होगा। ठीक है, और अगर सेल्फ बर्न होगा तो उसको बोलेंगे हम ऑटो इग्निशन या एबनॉर्मल कंबशन। ठीक है, तो अगर सेल्फ बर्न होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए कि सेल्फ बर्न क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर सेल्फ बर्न होगा तो क्या होगा, देखिए ये एक फ्लेम फ्रंट है और ये एक प्रेशर वेव है। ठीक है, ये फ्लेम फ्रंट है 1 2 3, ये इधर यहाँ स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये इधर बढ़ रही है, और ये है आपका इंड चार्ज, दिस इज योर इंड चार्ज।
और इस इंड चार्ज का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द SIT of the charge, then it will auto ignite. जब ये ऑटो इग्नाइट होगा तो यह जैसे स्पार्क प्लग से यहाँ फ्लेम फ्रंट बढ़ा था वैसे यहाँ ये ऑटो इग्निशन होगा, एक न्यूक्लियस बनेगा और फिर ये अगल बगल वाले को फ्लेम फ्रंट को आगे बढ़ाएगा। तो एक प्रेशर वेव इधर से चलेगी, तो दो प्रेशर वेव, एक प्रेशर वेव इस डायरेक्शन में आ रही है, दूसरी प्रेशर वेव इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्रेशर वेव जो है वो आपस में सुपर इम्पोज करेंगे और एक इंजन में से एक रिंगिंग साउंड सुनाई देता है। ठीक है, मतलब जैसे ऐसा कुछ होता है कि जैसे आप समझ लीजिए कि आपने एक थाली ली, उस पर एक चम्मच लगा के ठोक रहे हैं उसको धीरे धीरे। ठीक है, जैसे आजकल थाली और चम्मच बजाने का सिस्टम कुछ ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड। या आप मेटल से मेटल जब टकराते हैं, ठीक है, तो कुछ वैसा ही साउंड आता है और इसी साउंड को बोलते हैं हम लोग नॉकिंग। ठीक है, क्लियर हुआ ये व्हाट इज नॉकिंग? दो प्रेशर वेव होती हैं, एक ड्यू टू नॉर्मल कंबस्शन और एक ड्यू टू एबनॉर्मल कंबस्शन। ये दोनों प्रेशर वेव आपस में सुपर इम्पोज कर जाती हैं, जिसकी वजह से मेटालिक या कुछ खटखट की आवाज आती है इंजन में से, जिसको हम बोलते हैं नॉकिंग। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, यहाँ देखिए, तो ऑटो इग्निशन हो गया, नॉकिंग समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए इग्निशन डिले के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इन ऑटो इग्निशन द चार्ज मस्ट रिमेन above a certain critical temperature for a certain length of time. During this period, certain chemical reaction takes place which prepare the charge for auto ignition. The time required for this preparation phase is called ignition delay or delay period. ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, ये आपको पहले ही क्लियर किया जा चुका है, यहाँ कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और ऑटो इग्निशन में क्या होता है आप देखिए, रिएक्शन रेट इज वेरी हाई बिकॉज फ्लेम फ्रंट है। रिएक्शन रेट हाई क्यों होगा? क्योंकि इंजन के अंदर का टेम्परेचर या कंबस्शन चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कंबस्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, और अगले चार्ज को रेडिएशन कन्वेक्शन से आपको एनर्जी ज्यादा मिलती है। ठीक है, बर्निंग इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। ठीक है, बर्निंग इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये जो चार्ज इग्नाइट होगा, यहाँ जो चार्ज इग्नाइट होगा, ये कहाँ चला जाता है, यहाँ जो चार्ज इग्नाइट होगा ये इंस्टेंटेनियस होगा, इसमें कोई आपका रोल नहीं है कि ये कब इग्नाइट होगा। अगर यहाँ का टेम्परेचर प्रेशर इसके SIT से ज्यादा हुआ तो ये किसी भी वक्त जल जाएगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट इज एक्सट्रीमली रैपिड रिलीज ऑफ प्रेशर। तो ये प्रेशर वेव जो इधर से आती है, क्योंकि यहाँ पे इंड गैस है वो एक तो कंप्रेस्ड है, ठीक है, उसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा है। दूसरा यहाँ से हीट ट्रांसफर, उसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ पे जो कंबस्जन होगा वो बहुत तेज होगा, और बहुत तेज होगा तो प्रेशर बिल्डअप बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये, और इसकी वजह से क्या होता है, ऑटो इग्निशन। ठीक है, इसकी वजह से होता है आपका ऑटो इग्निशन। और ये जब दोनों प्रेशर वेव इधर वाली और इधर वाली, ये जब दोनों सुपर इम्पोज करते हैं तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, और इसी प्रेशर का सुपर इम्पोजिशन जो होता है वो नॉकिंग देता है आपको। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि लार्ज प्रेशर डिफरेंस गिव राइज टू सीवियर प्रेशर वेव्स व्हिच स्ट्राइक द सिलेंडर वॉल एंड set it to vibrate, give rise to a characteristic high pitched metallic ringing sound called as knocking। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये है आपका एबनॉर्मल कंबस्जन। अब देखिए ये एक डायग्राम है, और कुछ क्लियर नहीं है डायग्राम, लेकिन आप समझिए ध्यान से। ये लिखा हुआ है रेगुलर
एसआई कंबस्शन, ठीक है। ये लिखा हुआ है इंजन नॉक और ये लिखा हुआ है प्री इग्निशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज रेगुलर, इंजन नॉक एंड प्री इग्निशन। अब देखिए डायग्राम में आप ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका स्पार्क जनरेट हुआ, ठीक है। ये फ्लेम फ्रंट बने आपके, ये जो है, और ये फ्लेम फ्रंट आपके पूरे इंजन में फैल गए, पूरे कंबस्शन चैम्बर में, फ्रॉम स्पार्क प्लग टू पिस्टन टॉप, ठीक है। इजिली नॉर्मल कंबस्शन हुआ और आपका जो ग्राफ आया है वो ठीक ठाक है, ठीक है। अब इंजन नॉक देखिए, यहाँ पे आपका स्पार्क जनरेट हुआ, यहाँ न्यूक्लियस बना, ठीक है। ये आपका फ्लेम फ्रंट हुआ। अब ये फ्लेम फ्रंट जब आगे बढ़ा तो यहाँ जो इंड गैस थी, यहाँ पे, यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर इतना हो गया कि यहाँ पे भी ये चार्ज जो है वो सेल्फ इग्नाइट हो गया, ठीक है। और जब यहाँ सेल्फ इग्नाइट हो गया तो फिर ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, और इस यहाँ पे एक और स्पार्क प्लग टाइप का हो गया और ये इधर से जा रहा है। तो ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो उस टाइम पे वाइब्रेशन साउंड आएगा, और यहाँ पे देखिए इस पोर्शन में आपका एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे ये डायग्राम जो है ये आपको दिखाता है कि यहाँ इस इंजन में नॉक है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको ऐसे 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 मिलेगा, ठीक है। ये दिखाएगा आपको इंजन नॉकिंग है, ठीक है। थर्ड वन इज प्री इग्निशन। अब देखिए आपका जब सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, जैसे मतलब कंबस्जन हो रहा है, इंजन स्टार्ट है, चल रहा है, ठीक है। एक बार कंबस्जन हुआ है, एक साइकिल कंप्लीट हुई, 2 साइकिल कंप्लीट हुई, 3 साइकिल कंप्लीट हुई, ऐसे चले जा रही चले जा रही। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ देखिए आपका कोई स्पार्क नहीं है, ठीक है अभी, लेकिन यहाँ पे एक आपको रेड सिंबल दिख रहा है और ये दिखाता है कि आपके सिलेंडर के अंदर एक स्पार्क मौजूद है। इसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है। ये क्या है, जो पहले वाले साइकिल में फ्यूल बर्न हुआ है या जो चार्ज बर्न हुआ है और वो चार्ज बाहर गया है, ठीक है। पहले वाले साइकिल में जो चार्ज बर्न हुआ है, बर्न होने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व से धुआं बाहर जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ जलता हुआ पार्टिकल सिलेंडर के वॉल पे या कहीं चिपक जाए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती है, चिपक जाता है कहीं कुछ, ठीक है, तो वो आपको एक हॉट स्पॉट क्रिएट करके देता है, ठीक है। हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि मतलब आपके सिलेंडर वॉल पे एक चिंगारी सा कुछ चिपका रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें चार्ज डालेंगे और कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही इसके इस चिंगारी के अगल बगल के चार्ज का टेम्परेचर बढ़ के एसआईटी के पास आता है, तो इससे पहले कि स्पार्क से फ्यूल आप चार्ज आपका बर्न हो, इस हॉट स्पॉट से पहले बर्न हो जाता है, ठीक है। फिर से समझिए, जैसे ही आप चार्ज इसके अंदर एंट्री करेंगे और आप सोचेंगे कि स्पार्क हम दें और ये कंप्रेशन स्टार्ट है, तो स्पार्क आने से पहले ही, स्पार्क आपने दिया और नॉर्मल कंबस्जन स्टार्ट होने से पहले ही इस चार्ज का टेम्परेचर प्रेशर ड्यू टू कंप्रेसर बढ़ता है, और यहाँ पे आपको एक इग्निशन सोर्स पहले से मौजूद है। तो आपने स्पार्क दिया उससे पहले ये इस चार्ज का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो चुका है और इग्निशन सोर्स मौजूद है। तो जैसे इग्निशन सोर्स और चार्ज का टेम्परेचर एसआईटी के पास पहुंचेगा, ये चार्ज नॉर्मल कंबस्जन से पहले ही बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपको प्री इग्निशन। मतलब आप यहाँ समझिए कि ये नॉकिंग जो होगा वो पीक प्रेशर के बाद होगा, यहाँ पे पीक प्रेशर के बाद होगा, क्योंकि एंड गैस जलती है, पीक प्रेशर बनता है। मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो नॉर्मल कंबस्जन होता है,
और थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो नॉकिंग देता है, लास्ट में अपने आप सेल्फ इग्नाइट होता है। लेकिन प्री इग्निशन में क्या होता है, ये पोर्शन से पीक पोर्शन से पहले ही आपका यहीं पे इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पीक पोर्शन से पहले ही इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल कंबशन होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ये रंबल जो होता है यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ इस प्री इग्निशन के केस में रंबलिंग पहले दिखाई देती है। ठीक है, तो ये अंतर है नॉकिंग और प्री इग्निशन में। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉकिंग। बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉकिंग आपको पता ही है, सबसे पहले नॉइज एंड वाइब्रेशन देगा। ठीक है, सेकेंड है इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर टू कंबशन चेंबर वॉल। थर्ड वन is mechanical damage to engine. Fourth one is reduced power output and efficiency. And fifth one is carbon in the exhaust. अब नॉकिंग है, रिंगिंग साउंड है, तो नॉइज वाइब्रेशन आना ही है, क्योंकि दो प्रेशर वेव आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, और इसी वाइब्रेशन की वजह से आपको डैमेज होता है। अब पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी इसलिए डाउन हो जाती है क्योंकि आप जैसे चाहते हैं वैसे कंबशन नहीं हो रहा है, उससे पहले हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। और कार्बन भी बढ़ जाता है एग्जॉस्ट में। अब इनका प्रिवेंशन क्या है, टेम्परेचर, चलिए बाकी कल देखा जाएगा, देख ही लीजिए क्या। चलिए कल देखते हैं बाकी।